नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप लोग? एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा और कंप्लीट ही वीडियो आप लोग देखना ताकि कुछ ना कुछ चीज़ें आपको सीखने के लिए मिलें। लास्ट वीडियो में हमने बात की है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या क्या प्रावधान देखने के लिए मिलते हैं। बहुत बेसिक चीज़ों की हमने बात वहाँ पर की है। आज हम लोग आगे के प्रावधानों की ओर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से संवैधानिक दर्जा इनको दिए जाने की सिफारिश की गई थी, कौन कौन सी समिति किस किस सरकार में बनाई गई थी, उन सभी की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कौन से संविधान संशोधन इनके संबंध में लाए गए, यानी पंचायत राज अधिनियम के संबंध में कौन कौन सी संविधान संशोधन लाए गए और नगर पालिकाओं के संबंध में कौन कौन से संविधान संशोधन लाए गए। उसके बाद संविधान संशोधन कब इनके बारे में किया गया और कब से लागू किया गया, उन सभी के हम लोग बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। एक ये वीडियो होगा और एक नेक्स्ट अगला वीडियो और होगा, उसके बाद हम लोग उसको कंप्लीट ही कर लेंगे कि किस प्रकार से हमारे आपने देखा होगा एसआई के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो वहाँ पर आसानी से एग्ज़ाम में सवाल पूछे जा रहे हैं और वहाँ पर उनको आसानी से कर भी सकते हैं। यदि आपने कंप्लीट पढ़ा है तो आप लोग वहाँ पर उनको देखिए, नहीं कंप्लीट पढ़ा है तो आप लोग उनको देखिए और कंप्लीट पढ़ा है तो आप लोग आसानी से उन सवालों को कर ही सकते हैं। तो वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो ताकि कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए मिले। ये वीडियो और एक लास्ट वीडियो और होगा, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको कुछ और लगता है उस पॉइंट की भी बात की जानी चाहिए तो वहाँ पर मैं आपके लिए बता दूंगा। और उसके बाद ये भी मैं आपके लिए लिखवा दूंगा, जैसे एक्टों के बारे में मैं लिखवा दूंगा कि कौन सा एक्ट कब आया। जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का एक्ट है, दहेज प्रथा के संबंध में कौन सा एक्ट है, उनके बारे में हम लोग बात कर लेंगे और फिर कंप्लीट हमारा हो जाएगा। क्योंकि वहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया, कब लागू हुआ, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। तो ध्यान से अच्छे से आप लोग इसको समझना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वहाँ पर हम लोग बात करें सबसे पहले समिति की, तो लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं बलवंत राय मेहता समिति सबसे पहले, जिसकी सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान से पंचायत राज संस्थाओं का गठन किया गया। और जो बलवंत राय मेहता हैं इनके द्वारा ही लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण नामक शब्द दिया गया था। ये बात हम लोग कर चुके हैं। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब है जो भी संसाधन हैं वो एक निश्चित केंद्र में स्थापित ना हो, उनके लिए अलग अलग उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी निचले स्तर पर भी योजनाओं का संचालन होना चाहिए या फिर योजनाएं पहुंचनी चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में देखने के लिए मिलता है। यदि हम लोग बात करें संवैधानिक दर्जा सबसे पहले किस सिफारिश पर किया गया था या फिर किसने की थी सबसे पहले सिफारिश, तो 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी। तो वहाँ पर अशोक मेहता की सिफारिश पर संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की गई थी पंचायत राज संस्थाओं को। और उसके बाद में राजीव गांधी की सरकार बनती है 1986 में। 1986 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा एक और समिति गठित की गई जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मी मल सिंघवी समिति, जिसकी सिफारिश पर, जिसकी अनुशंसा पर ही पंचायत राज संस्थाओं के लिए, जैसे ग्राम पंचायतों के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक और नगर पालिकाओं के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में लाए गए। और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये प्रावधान लागू हुए और इनके संबंध में विधेयक पारित हुआ और 24 अप्रैल 1993 को यह संविधान संशोधन विधेयक लागू हुआ। तो वहाँ पर सबसे पहले 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति और उसके बाद राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी साहब की अध्यक्षता में समिति का गठन
किया गया था, उनके संबंध में अलग अलग प्रावधान लाए गए और 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से 24 अप्रैल 1993 को ये प्रावधान लागू कर दिए गए। तो ये प्रावधान यहाँ देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे ग्राम सभा का गठन किस प्रकार होता है, कहते किसको हैं ग्राम सभा, इनमें क्या क्या पंचायत जो समितियाँ होती हैं, कितने त्रिस्तर पंचायत में कौन कौन सी समिति शामिल होती है, उसकी बात कर लेंगे। फिर क्या योग्यताएं इनके बारे में देखने के लिए मिलती हैं। फिर यानी जो भी पंचायत राज संस्थाएं हैं उनमें जो भी व्यक्ति शामिल होगा या फिर जो भी चुनाव लड़ेगा उनकी योग्यता क्या होंगी, कौन निर्धारित करेगा, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। क्या आरक्षण का प्रावधान है सीटों के संबंध में महिलाओं के लिए, उसकी हम लोग बात कर लेंगे। और इनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में भी हम लोग अच्छे से बात कर लेंगे। तो ये मैंने आपको बताया जो हम लोग पढ़ेंगे, तो कंप्लीट ही आप लोग देखना। करते हैं अपने लिखने की शुरुआत, जो मैंने आपको अभी बातें बताई हैं। तो सबसे पहले प्रावधान की हम लोग बात करें तो 1978 में मोरारजी देसाई की द्वारा 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। संवैधानिक दर्जा दिए जाने की मांग की थी। और उसके बाद में एक और समिति बनती है लक्ष्मी मल सिंघवी की समिति की अध्यक्षता में, वो बनाई गई थी राजीव गांधी के द्वारा। तो 1986 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया। 1986 में राजीव गांधी की सरकार के द्वारा लक्ष्मी मल सिंघवी की अध्यक्षता में एक और समिति गठित की गई, जिसके द्वारा इस समिति की अनुशंसा पर अनुशंसा पर 64वां पंचायती राज संस्थाओं को
संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन विधेयक 64वां संविधान संशोधन विधेयक तथा नगर पालिकाओं के लिए नगर पालिकाओं के लिए 65वां संविधान संशोधन विधेयक 65वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में लोकसभा में लाए गए। लोकसभा में लाए गए और जो किस रूप में देखने के लिए मिलते हैं, 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 जो लागू कब होते हैं, 1993 को लागू हो जाते हैं। तो ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। उसके बाद यहाँ पर हम लोग बात करें 73वां संविधान संशोधन विधेयक 73वां संविधान संशोधन विधेयक संशोधन विधेयक 1992 को 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया और ये 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संस्थाओं के लिए देखने के लिए मिलता है, जबकि 74वां संविधान संशोधन विधेयक नगर पालिकाओं के लिए देखने के लिए मिलता है। और 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना, स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के लिए और 74वां संविधान संशोधन विधेयक नगर पालिकाओं के लिए जो लागू 1993 में हुए थे। स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट और वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखा करो, क्योंकि जब हम लोग एक बार पढ़ाई की बात करना शुरू कर देते हैं, यानी जब हम लोग पढ़ने शुरुआत कर देते हैं तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात हम लोग नहीं करते हैं। और यदि कोई भी एक्स्ट्रा बात करनी होती है तो उसके लिए हम लोग अलग से 5-7 मिनट की वीडियो बनाते ही हैं। बाकी पढ़ाई के लिए हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, तो इसलिए उसका मुझे ये नहीं है कि वहाँ पर कम लोग ही इसको देख पाते हैं। यदि आप लोग हेल्प करोगे यानी इसको शेयर करोगे तो पक्का और भी जो स्टूडेंट देखेंगे उनको सीखने के लिए मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इसको शेयर अवश्य किया करो यदि आपको लगता है कि कंटेंट वेस्ट है और टाइम वेस्ट नहीं किया है मैंने तो आपका। तो हम लोग पॉइंट की बात करते हैं। तो 73वां संविधान संशोधन किसके लिए था? 73वां संविधान संशोधन विधेयक किसके लिए है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। पंचायती राज संस्थाओं के लिए। और 74वां संविधान संशोधन
संविधान संशोधन विधेयक नगर पालिकाओं के लिए था। ये प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, ये प्रावधान संवैधानिक दर्जे की बात करते हैं कि किस प्रकार से उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो ये लागू कब हुए थे? 1993 में इनको लागू किया गया था। इस बात को याद आप लोग रखना। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। और उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी ग्राम सभा होती है, या फिर इसमें हम लोग बात करते हैं कि कितने आर्टिकलों को यहाँ पर जोड़ा गया था 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। और कौन सा भाग जोड़ा गया था और कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, उनकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। तो 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसके माध्यम से अनुच्छेद 243 से लगाकर 243 ओ जोड़े गए थे। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो 11वीं अनुसूची इसके माध्यम से ही जोड़ी गई थी। ये बात आप लोग यहाँ पर याद रखना। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें तो भाग 9A जोड़ा गया था। ये बात आप लोग याद रखना, जो कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जिनको जोड़ा गया था। और ये आपको देखने हैं और क्या प्रावधान है। तो सबसे पहले जो मैंने आपके लिए भाग के वीडियो बनाए हैं, संविधान के भाग, वहाँ पर सारे के सारे आर्टिकल लिखवाए हैं, कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो उसको भी आप लोग जाकर देखो। सबसे पहले ही वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा है उनको। तो अब हम लोग बात करेंगे संविधान में किस प्रकार से ग्राम सभा के बारे में बात की गई है, किसको कहा गया है ग्राम सभा, उसका मुखिया कौन होता है, उसकी बात हम लोग करेंगे। तो पहले स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट इसका। वीडियो बड़ा हो जाए तो आप लोग इसको कंप्लीट ही देखना, ताकि हम लोग लास्ट ही कर लेंगे। अब जल्द ही टाइम बचा है नहीं हमारे पास, तो उसको हम कंप्लीट ही कर लेंगे। देखो इधर, ग्राम सभा का गठन, ग्राम सभा का गठन, किस प्रकार से ग्राम सभा का गठन होता है। आर्टिकल 243 में प्रावधान किया गया है
ग्राम सभा किस प्रकार गठित की जाएगी, उसमें ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है। ग्राम सभा उसको कहते हैं जो सभी जितने भी गांव हैं या फिर जो गांव के मतदाता हैं उनका जो समूह होता है, उनके द्वारा बनाया गया समूह ही ग्राम सभा के रूप में देखने के लिए मिलता है। तो क्या प्रावधान है अनुच्छेद 243 में? ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसके द्वारा गांवों या गांव के मतदाताओं का समूह ही ग्राम सभा कहलाता है। ग्राम सभा कहलाता है। यानी हम लोग जैसे बात करें कि गांव, एक आपने देखा होगा जो ग्राम सभा होती है एक, तो वहाँ पर ग्राम सभा में मुख्यतः एक गांव भी होता है, एक गांव भी शामिल होता है, या फिर एक ही ग्राम सभा अलग अलग गांवों से मिलकर बनी होती है। जैसे ए गांव है, बी गांव है, सी गांव है। तो वहाँ पर जो भी इस गांव के मतदाता हैं और इस गांव के मतदाता हैं, यानी बी गांव के मतदाता हैं और सी गांव के मतदाता हैं, इन सभी मतदाताओं का समूह, या फिर हम लोग कह सकते हैं इन गांवों का समूह किस में शामिल होगा? ग्राम सभा में शामिल होगा। और जो भी वोटर होंगे इन सभी गांवों के मिला करके वो किस में शामिल होंगे? ग्राम सभा में। और कोई बड़ी ग्राम सभा है जिसमें अधिक वोट हैं तो वहाँ पर केवल एक ही गांव शामिल होता है और उस सभी गांव के मतदाता किस रूप में देखने के लिए मिलते हैं? ग्राम सभा के रूप में देखने के लिए मिलते हैं। और उस समूह को ही कहा क्या जाता है? ग्राम सभा कहा जाता है। इस बात को आप लोग याद रखना। तो ये प्रावधान यहाँ पर आर्टिकल 243 में देखने के लिए मिलता है। और ग्राम सभा की हम लोग बात करें तो इसकी एक वर्ष में 2 बैठकें होती हैं, यानी एक वर्ष में 2 बैठक होती हैं। और इसमें गणपूर्ति की हम लोग बात करें तो 1/10 गणपूर्ति होती है। तो अलग अलग जो मेंबर होते हैं गांव के, वहाँ गणपूर्ति में शामिल होते हैं। तो वैसे ग्राम सभा का जो मुखिया होता है उसको प्रधान कहा जाता है। वहाँ पर ये प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो उसकी बात हम लोग कर लेंगे अभी। तो ये आपको समझ में आया होगा। ग्राम सभा की एक वर्ष में 2 बैठकें होती हैं। 2 बैठकें होती हैं और इसमें गणपूर्ति, गणपूर्ति 1/10 होती है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। ये प्रावधान आर्टिकल 243 में देखने के लिए मिलता है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें इसके कार्यों की, जो ग्राम सभा होती है उसके कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? कौन इनको निर्धारित करेगा या फिर इनके कार्य को किसके द्वारा
निर्धारित किया जाएगा। उसके बाद हम लोग करें तो आर्टिकल 243 ए में अनुच्छेद 243 ए में इसके अनुसार ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है कि इसके कार्य क्या होंगे, उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा। इनके कार्यों का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। और ऐसा प्रावधान कहाँ पर देखने के लिए मिलता है? आर्टिकल 243 ए में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं जो त्रिस्तरीय संरचना होती है वहाँ पर कौन कौन शामिल होते हैं। जैसे ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत है, खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत है और जिला स्तर पर जिला परिषद है। उसके बाद हम लोग करेंगे। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। वीडियो आप लोग कंप्लीट ही देखना और आज वीडियो लंबा हो तो उसको आप लोग प्रॉपर ही देखना, क्योंकि हम लोग जल्द ही इसको कंप्लीट ही कर लेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं त्रिस्तरीय संरचना की। त्रिस्तरीय संरचना, और त्रिस्तरीय संरचना में कौन कौन शामिल होता है देखो इधर। त्रिस्तरीय संरचना में एक तो होता है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद का प्रावधान किया गया है। ऐसा यहाँ त्रिस्तरीय पंचायतों के रूप में देखने के लिए मिलता है। इसको खंड स्तर को हम लोग बोल सकते हैं, क्षेत्र पंचायत भी हम लोग इसको कह सकते हैं, पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो वहाँ पर आप लोग इनको याद रखना। जैसे हम लोग बोलते हैं बीडीसी, तो वहाँ पर इसमें शामिल होते हैं क्षेत्र पंचायत में। उसके बाद यहाँ पर ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है, यदि किसी भी राज्य की संख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर उसका प्रावधान नहीं किया जाएगा। किसका प्रावधान नहीं किया जाएगा? खंड स्तर पर पंचायत समिति का प्रावधान नहीं किया जाएगा। जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहाँ पर खंड स्तर का प्रावधान नहीं किया जाएगा। ऐसा प्रावधान संविधान में देखने के लिए मिलता है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से 3 स्तर की पंचायत होती हैं, उनके बारे में हमने बात की। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ग्राम पंचायत में जो अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव किस प्रकार होगा, और
ग्राम पंचायत में जो उपाध्यक्ष हैं उनका जो चुनाव होगा किस प्रकार होगा, और क्षेत्र पंचायत है उनका चुनाव किस प्रकार होगा, जिला पंचायत के अध्यक्ष का, उपाध्यक्ष का चुनाव किस प्रकार होगा, उसकी हम लोग बात करते हैं। तो ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष की भी हम लोग बात करेंगे, अभी ग्राम पंचायत का अध्यक्ष उसकी भी बात करेंगे। तो पहले यहाँ पर इस पॉइंट को आप लोग लिखो। ग्राम पंचायत के उपाध्यक्ष को खंड पंचायत समिति तथा जिला परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। किस प्रकार चुनाव होता है उनका? अप्रत्यक्ष रूप में चुनाव होता है, जबकि ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा या फिर अप्रत्यक्ष रूप से होगा, डायरेक्ट होगा या फिर इनडायरेक्ट होगा, इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ये बात आप लोग याद रखना। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा या अप्रत्यक्ष रूप से। इसका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव मोस्ट ऑफ हमेशा डायरेक्ट रूप से ही किया जाता है, पर यदि इनडायरेक्ट रूप से होना है तो उसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। तो स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए इसका, उसके बाद अगले प्रावधान की हम लोग बात करते हैं। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब हम लोग बात करते हैं कि किस प्रकार से रिजर्वेशन के बारे में प्रावधान किया गया है, कि वहाँ पर महिलाओं के लिए या फिर SC ST के लिए या फिर OBC के लिए आरक्षण का क्या प्रावधान है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। रिजर्वेशन या फिर आरक्षण या रिजर्वेशन,
इनके बारे में क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है। आरक्षण की हम लोग बात करें तो सबसे पहले एससी और एसटी की हम लोग बात करें तो एससी और एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। एससी और एसटी को एससी या एसटी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया है। और महिलाओं के लिए हम लोग बात करें तो महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण दिया गया है। आरक्षण दिया गया है यानी हम लोग बात करें 100 सीटों में से 1/3 यानी लगभग 34 या 33 सीटें किसके लिए होंगी? महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ऐसा प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। पर वहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि महिलाओं के लिए किस संविधान संशोधन के माध्यम से इनके आरक्षण को 1/2 यानी आधा करने का प्रावधान किया गया है। और ऐसा कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं के लिए आधा यानी आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं, उसकी भी हम लोग बात कर लेंगे। तो ओबीसी की अब हम लोग बात करें ओबीसी के आरक्षण की। नंबर 3 ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाएगा। ये प्रावधान यहाँ किया गया है रिजर्वेशन के संबंध में। और उसके बाद हम लोग बात करें ऐसा कौन सा राज्य है जिसने महिलाओं को 1/2 आरक्षण दिया है यानी आधा आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। तो मध्य प्रदेश भारत का पहला एकमात्र राज्य है जिसने महिलाओं के लिए पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को बढ़ाकर 1/2 कर दिया है यानी 50% आरक्षण कर दिया है। यहाँ पर 33% आरक्षण भी लिखा मिल जाएगा, 1/3 भी लिखा मिलेगा, या फिर यहाँ 50% भी लिखा मिलेगा, या फिर 1/2 यानी आधी सीटें महिलाओं के लिए होंगी। ऐसा प्रावधान मध्य प्रदेश के द्वारा कर दिया गया है। ये आरक्षण के बारे में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और 110वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से
110वें संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की 50% आरक्षण का प्रावधान करने की बात की गई है, ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि वहाँ ऐसा कौन सा राज्य है या फिर कौन सा संविधान संशोधन विधेयक के माध्यम से 50% आरक्षण को निर्धारित किए जाने की बात की गई है। तो देख सकते हैं आप लोग, तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिए। लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, और वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर किया करो यदि आपको लगता है कंटेंट बेस्ट है, ताकि अपने साथ भी स्टूडेंट जुड़ें और इसका फ़ायदा लें, है ना। ऐसा तो कोई प्रावधान नहीं है कि तुरंत ही आपके लिए हो जाएगा, बट आप लोग कोशिश करोगे तो वहाँ पर अपने मेंबर बढ़ जाएंगे। तो क्वालिटी आप लोग देख ही सकते हैं, और कंप्लीट ही हम लोग सिर्फ पढ़ाई की ही बात करते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा बात हमारे पास नहीं है करने के लिए। ध्यान दो, अब हम लोग बात करते हैं योग्यता की, कि क्या योग्यताएं होंगी यहाँ पंचायती राज संस्थाओं के लिए, उनके बारे में क्या प्रावधान है और किस आर्टिकल में योग्यताओं का प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो अनुच्छेद नंबर 243F में, अनुच्छेद 243F, इसमें पंचायत राज संस्थाओं की इसमें पंचायत राज संस्थाओं के सदस्यों की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए, जो भी चुनाव लड़ेगा इसके द्वारा व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। यानी न्यूनतम आयु की हम लोग बात करें तो न्यूनतम आयु 21 वर्ष उसकी होनी चाहिए। यहाँ पर लिख भी लो आप लोग, व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। और वोट की हम लोग बात करें
तो 18 वर्ष का नागरिक वोट डाल सकता है। इस बात को आप लोग याद रखना। और 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ऐसा प्रावधान पंचायत राज संस्थाओं के लिए देखने के लिए मिलता है। जबकि लोकसभा सदस्य के लिए वहाँ 25 वर्ष है, विधानसभा सदस्य के लिए भी 25 वर्ष है, राज्यसभा सदस्य के लिए 30 वर्ष है, जबकि राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका व्यक्ति ही यहाँ पर शामिल किया जाएगा। इस बात को आप लोग याद रखना। और ये सभी के सभी भारत के तो नागरिक होने ही चाहिए, तो ही ऐसा कर सकते हैं। तो ये योग्यताओं के बारे में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और बाकी योग्यताएं क्या होंगी उसका निर्धारण अन्य योग्यताओं का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि अन्य योग्यताएं क्या होंगी, उनका निर्धारण किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। ये आर्टिकल 243 एफ में प्रावधान किया गया है। अब हम लोग यहाँ पर इनके कार्यकाल की बात करते हैं। इनका कार्यकाल कितना होगा और किस आर्टिकल में प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो अनुच्छेद 243 ई में इनके कार्यकाल के बारे में प्रावधान किया गया है कि पंचायत राज संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इस 5 वर्ष से पहले ही विघटन हो जाता है। यानी पंचायत राज संस्थाओं के जो भी मुखिया हैं उसका निधन हो जाता है, तो वहाँ पर उसके संबंध में या पद रिक्त हो जाता है और बाकी समय बचा हुआ है तो उसको 6 माह के भीतर ही नए चुनाव करवाने होते हैं। ऐसा भी प्रावधान देखने के लिए मिलता है। तो कार्यकाल की हम लोग बात करें, कार्यकाल अनुच्छेद 243 ई में प्रावधान किया गया है। क्या प्रावधान देखने के लिए मिलता है? इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है, इस बात को आप लोग याद रखना। और इससे पहले पद रिक्त हो जाने पर नए चुनाव छः माह के भीतर करवाने होते हैं। ऐसा प्रावधान यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। अनुच्छेद 243 ई इन संस्थाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और यदि पहले ही पद रिक्त हो जाता है तो उसके संबंध में नए चुनाव 6 माह के भीतर करवाने होते हैं। ऐसा प्रावधान देखने के लिए मिलता है। और इनका कार्यकाल 5 वर्ष कब से होता है? पहली बैठक से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
इस बात को भी आप लोग साथ के साथ ही याद रखना। तो पहली बैठक से इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, उस बात को आप लोग याद रखना। और पहली बैठक से ही सभी का कार्यकाल निर्धारित होता है, इस बात को तो आपको पता ही होगा, पहले कई प्रावधानों में हम लोग बात कर चुके हैं। तो स्क्रीनशॉट आप लोग इसका लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं इनके कार्य कितने निर्धारित किए गए हैं और कहाँ पर निर्धारित किए गए हैं, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इनके कितने कार्य निर्धारित किए गए हैं। वीडियो लंबा हो गया है, तो इसलिए मैंने पहले आपको बोला था कि आप लोग कंप्लीट ही देखना। देखो इधर अनुच्छेद 243 जी 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 फॉर गौरव, है ना। अनुच्छेद 243 जी, इसमें पंचायत राज संस्थाओं के कार्यों को निर्धारित किया गया है, कार्यों को निर्धारित किया गया है। इसमें पंचायत राज संस्थाओं के इसमें पंचायत राज संस्थाओं के 29 कार्य निर्धारित किए गए हैं, निर्धारित किए गए हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करें कि ऐसा कहाँ पर लिखा गया है, तो इसके कार्य 29 कार्य हैं और इनका निर्धारण, इनका उल्लेख अनुसूची 11 में किया गया है, 11 में किया गया है। इस बात को आप लोग यहाँ पर याद रखना। कितने कार्य 29 और कहाँ निर्धारित किए गए हैं, अनुसूची 11 में। और कौन से कार्य इनको दिए जाएंगे और कौन से कार्य इनको नहीं दिए जाएंगे, इन सभी का निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। तो वहाँ पर हम लोग बात करें, इन 29 कार्यों में 29 कार्यों में कितने कार्य कितने कार्य इन संस्थाओं को दिए जाएंगे, इन संस्थाओं को दिए जाएंगे इनका निर्धारण राज्य विधानमंडल के द्वारा किया जाता है।
ऐसा प्रावधान भी यहाँ देखने के लिए मिलता है कि इनके कार्य कितने निर्धारित किए गए हैं 29, और इनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में देखने के लिए मिलता है। कितने कार्य इनको दिए जाएंगे, इन सभी का निर्धारण राज्य विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। ये सभी कार्य थे किसके? पंचायत राज संस्थाओं के। उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे कि वित्त आयोग की इनको धन किसके माध्यम से दिया जाता है। फिर हम लोग बात कर लेंगे चुनाव आयोग। जो चुनाव आयोग है वो कौन सा चुनाव आयोग इनका चुनाव करवाता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया था, कंप्लीट ही आप लोग देखा होगा आपने, कंप्लीट ही आप लोग देखा करो वीडियो, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए पक्का मिलेगा। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। थैंक यू। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं।